भूगर्भ शास्त्री ओलिवर बॉयड टिप्टन मिल के भूकंपों की जांच के काम में हाथ बटा रहे हैं। उन्होंने जमीन के नीचे मुलायम तलछट की ऐसी परतें खोज निकाली हैं जो भूकंप के आने पर आसानी से हिलने लगती हैं। ये तलछट भूकंपीय तरंगों को और भी बढ़ा देती हैं, जिससे पूरे मध्य पश्चिम की जमीन और भी ज्यादा हिंसक तरीके से हिलने लगती है। कल्पना कीजिए कि आप पानी से भरे बाथटब से टकरा जाएं। ऐसे में पानी आसपास बिखरेगा और जोरों से हिलेगा। जमीन के नीचे मौजूद सख्त चट्टानों पर जमा तलछट के साथ भी यही होता है। भूकंप उस तलछट को झटके देता है, जिसकी वजह से तलछट खिसकने लगती है। लगातार जोर पकड़ती तरंगें मध्य पश्चिम को ज्यादा खतरनाक बनाती हैं। इसलिए 2 सदी पहले आए इन विनाशकारी भूकंपों की वजह से मिसिसिपी नदी किनारों को तोड़कर बहने लगी थी। टिप्टनविल के करीब ही 4.25 करोड़ घन मीटर पानी जमीन फाड़कर ऊपर निकल आया था। टेनेसी की रील फुट झील उसी पानी के जमीन से ऊपर आ जाने से बनी थी। आप उन भूकंपों की ताकत का सही अंदाजा इस झील को देखने के बाद ही लगा सकते हैं। ये झील वाकई बहुत ही बड़ी है। यहाँ आकर हमें जो कुछ पता चला वो ये कि 1811-1812 में आए भूकंप बहुत ही ज्यादा ताकतवर और 7 से 8 के बीच के पैमाने के थे। ऐसे भूकंप एक बहुत बड़े इलाके को झकझोर देने की ताकत रखते हैं और वो हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा जल्द और लगातार पैदा हो सकते हैं। फॉल्ट के फटने से बहुत बड़े इलाके को चपेट में लेने वाले ऐसे भूकंप का असर बहुत बड़ी आबादी पर, लाखों करोड़ों लोगों पर पड़ेगा और उस भूकंप की चेतावनी मुश्किल से कुछ ही सेकंड पहले मिलेगी। मध्य पश्चिम में ऐसा भयानक भूकंप दोबारा कब आ सकता है? सैंड ब्लोस ही इसका संकेत दे सकेंगे। रासायनिक अवशेष गुजरे हुए हजारों सालों में आए अलग अलग भूकंपों के बारे में जानकारी दे सकते हैं और हर एक भूकंप एक डरावनी कहानी कहता है। भूगर्भीय हलचलों की सरगर्मी पहले से कहीं ज्यादा तेज होती जा रही है। जहां तक मेरा सोचना है तो ऐसे संकेतों को नजरअंदाज करना कोई अच्छी बात नहीं है जो न्यू मैड्रिड के भूकंप क्षेत्र के गुणों की तरफ इशारा करते हो। सुरक्षित तौर पर हम मान ही नहीं सकते कि ऐसे संकेत आगे जारी नहीं रहेंगे। 9:30 टिप्टनविल। जमीन की सतह से 5 किलोमीटर नीचे फॉल्ट लाइन टूटकर हिरोशिमा के बम से 1000 गुना ज्यादा ऊर्जा पैदा करती है। सेंट लुइस टिप्टनविल से 260 किलोमीटर दूर, आबादी करीब 30 लाख। भूकंप की शुरुआत के 47 सेकंड के अंदर गेटवे आग झटके खाने लगता है। अमेरिका में इंसान का बनाया सबसे ऊंचा और 42,000 टन इस्पात और कंक्रीट का ये स्मारक ढह पड़ता है। भूकंप के दौरान आपको जिस तरह की चोटें लगती हैं, वो बेहद गंभीर भी हो सकती हैं। अंगों का कटना फटना, बेहद गंभीर जख्म, मांस का फटकर बाहर निकल पड़ना, आंखों को नुकसान, यहां तक कि जल जाना। मध्य पश्चिम में बहुत ताकतवर भूकंप के 50 सालों में आने की संभावना 10% है। क्या अगली तबाही इसी से होगी? 6 लाख मौतें, 20 लाख हताहत 5 राज्यों में। लेकिन चौथा परिदृश्य और भी बड़े इलाके में और भी ज्यादा तबाही लेकर आएगा, और वो इलाका 5000 किलोमीटर दूर महासागर के दूसरे कोने की तबाही से लेकर समूचे पूर्वी किनारे तक होगा। माया के बाशिंदों को काल गणना करने का जुनून था। आज उनके विलुप्त होने के 1000 साल बाद भी उनका चंद्र कैलेंडर
34 सेकंड तक सटीक बैठता है और उनकी गणना के मुताबिक समय 2012 के आखिर से पहले ही खत्म हो जाएगा। क्या हम उन्हें नजरअंदाज कर सकते हैं? आज वैज्ञानिक प्रयोगों के आधार पर भविष्यवाणियां कर रहे हैं और उन्होंने भी कई गंभीर चेतावनियां हमारे सामने रखी हैं। मध्य पश्चिम के विनाशकारी महाभूकंप और कैलिफोर्निया के आर्क स्टॉर्म्स तो इस विनाश की शुरुआत भर है। समूचे पूर्वी समुद्र तट के सामने एक और जबरदस्त खतरा मौजूद है। ऐसी तबाही जो तमाम धारणाओं को खारिज कर देती है। समंदर की सतह का उठना, लाखों मौतें और बड़े पैमाने पर तबाही। संभावनाएं 1000 में से सिर्फ एक की हैं, लेकिन यही अगली दैवीय आपदा हो सकती है और हम पहले से ही जानते हैं कि यह खतरा कहां से आएगा। 5000 किलोमीटर दूर अफ्रीका के तट के पास कैनरी के टापुओं में ला पाल्मा से। ये टापू समंदर की सतह के नीचे मौजूद एक बहुत बड़े ज्वालामुखी का मुहाना है, लेकिन अमेरिका में रहने वाले हम लाखों अमेरिकियों को खतरा ज्वालामुखी के फटने से नहीं है। असली खतरा और भी ज्यादा भयानक है। समंदर के पार से आने वाली 1.5 किलोमीटर ऊंची ताकतवर सुनामी। भूगर्भ शास्त्री साइमन डे ज्वालामुखी के नीचे गहराई में मौजूद प्राचीन सुरंगों में खतरे के सुराग तलाशने में जुटे हुए हैं। उन्हें सबसे ज्यादा फिक्र तबाही लाने वाले भीगे हुए गीले बारूद की है। दरअसल ज्वालामुखी के अंदर बेशुमार पानी भरा हुआ है। ऐसे में जब गर्म मैग्मा जमीन की गहराइयों से उठकर सतह से बाहर फूटने लगता है तो ज्वालामुखी के अंदर मौजूद पानी गर्म होकर फैलने की कोशिश करता है, लेकिन वो फैल नहीं पाता। ऐसे में दबाव की वजह से वो प्रेशर कुकर की तरह तेजी से ऊपर निकलता है, जिससे ज्वालामुखी का निचला हिस्सा समंदर में बैठने लगता है। ला पाल्मा का प्रेशर कुकर पहले से ही अब तक हुए विस्फोटों में टापू को काफी नुकसान पहुंचा चुका है। 2000 मीटर की ऊंचाई पर डॉक्टर डे को चट्टानों में दरारें नजर आती हैं। ला पाल्मा को देखता हूं तो मुझे इंतजार में बैठी तबाही नजर आती है। यहाँ कुछ बहुत असामान्य होने जा रहा है। पश्चिम की तरफ की तमाम चट्टानें पूर्वी चट्टानों के मुकाबले करीब 2 मीटर नीचे खिसक चुकी हैं। टापू का इस तरफ का तमाम हिस्सा नीचे धंसता हुआ समंदर में जा रहा है और ज्वालामुखी 2 हिस्सों में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अमेरिका को इसी बात का खतरा है। आधे टापू के समंदर में गिरते ही पानी में जबरदस्त हलचल पैदा होगी, जो देखते ही देखते एक ताकतवर सुनामी में बदल जाएगी। शाम के 4:55 स्थानीय समय ला पाल्मा के ज्वालामुखी में विस्फोट। जमीन के अंदर भाप का दबाव टापू को 2 हिस्सों में बांट देता है। 1250 ट्रिलियन टन चट्टानें समंदर में समा जाती हैं। सुनामी की एक बड़ी लहर 800 किलोमीटर की जंबो जेट की रफ्तार से अटलांटिक में दौड़ पड़ती है। दो बजे सुबह ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम यूएस में तेजी से यह खबर फैलती है, मौत की लहर महज 8 घंटे दूर है। मेरे पास एक सिटीजन्स बैंड रेडियो है और आपातकाल के दौरान मुझे चैनल 9 पहुंचना होता है। वो हमें शहर से हिदायतें देते हैं जिन्हें हमें अपने आसपास के इलाके में लागू करना होता है। लेकिन न्यूयॉर्क जैसे महानगर को खाली कराने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल पाएगा।
बदकिस्मती से ये कोई बचने लायक घटना नहीं है। आपको शहर से भागने के रास्ते लेने होते हैं, और अगर लंबे वक्त तक इंतजार किया तो बेशुमार ट्रैफिक की वजह से आपके लिए कार से भाग पाना नामुमकिन हो जाता है। ऐसे में बेहतर है कि आप पैदल भागें या फिर साइकिल की सवारी करें या किसी सार्वजनिक वाहन की मदद से शहर से बाहर निकलें। और ये सब जल्द से जल्द करते हुए आप किसी भी ऊंचे इलाके पर चले जाएं।